हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम सर्कल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको बेसिक टेंजेंट की थ्योरम जो सर्कल में यूज हो रही हैं वो आपको पता होंगी, तभी थोड़ा सा ना ये क्लास आपको समझ आएगा। बाकी मैं इसमें बताता रहूँगा बीच बीच में, तो आपको वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको बोला है कि एक्स वाई, ये दिख रहा है भाई, ये देखो 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 इधर, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फिगर में, विद सेंटर ओ, एक सेंटर ओ भी आपको ये दिख रहा होगा। अच्छा, आपको प्रूफ करना है, उस पर फोकस करिए कि भैया एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का मतलब क्या है भाई, एंगल ए ओ बी का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको ना 90 डिग्री दिखाना है। अब कैसे दिखाएं, क्या दिखाएं, फालतू बकवास कम करें और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भाई, देखो 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 देखो। सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। मैं इस लाइन को ऐसे 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 ओ से सी तक ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी हम एक लाइन ओ से सी ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे मिलेगा क्या, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मुझे एक ट्रायंगल मिल गया, मुझे एक ट्रायंगल मिल गया ये वाला। अब भाई इसका नाम बता दो भाई, फटाफट से बता दो, बी क्यू ओ, यानी इन ट्रायंगल बी क्यू ओ। एंड भाई दूसरा ट्रायंगल उसके साथ कौन सा मिल गया, ये वाला, यानी एंड ट्रायंगल बी सी ओ। लेकिन सर जी इससे मिला क्या, सर इससे मिला बी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, यानी दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है। मतलब आप समझ गए ना, मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ। लेकिन उससे मिलेगा क्या, अभी बताता हूँ समय के साथ। यानी बी ओ कॉमन है, बिल्कुल सर कॉमन है। अगर आप मेरी बात को विश्वास करो, थोड़ी सी मेरी बातों को मानो, तो ये जो लाइन ओ सी है भाई मेरे, ये सर्कल है, ये आपको गोला दिख रहा है, गोला दिख रहा है भाई, गोला दिख रहा है, ये गोला है, ये सर्कल का सेंटर है। और सेंटर से सर्कल के पॉइंट तक जाने वाली लाइन को भैया क्या बोलते हैं, रेडियस। यानी ओ सी सर्कल का रेडियस है। क्या ओ क्यू भी सर्कल का रेडियस है? हाँ, यानी 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 क्या कहना चाहता हूँ, बात को ध्यान समझना। मैं कह रहा हूँ ओ सी और ओ क्यू दोनों ही रेडियस हैं। अच्छा, दोनों ही रेडियस हैं और सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल हैं। यानी हम रीजन लिख देंगे रेडियाई, भाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी रेडियाई सेम सर्कल के क्या होते हैं, इक्वल। भैया बात खत्म। दो बात तो मिल गई सर जी, दो बात मिल गई, दो बात मिल गई। अच्छा, तीसरा कुछ आपको पता है, मुझे दिख रहा है थ्योरम लग गई। कौन सी थ्योरम, जरा आप इस लाइन पे नोटिस करो, बी क्यू को देखना और बी सी को देखना, और देखते ही कुछ पहचान पाए तो ठीक, नहीं पहचान पाए तो मैं पहचानता हूँ ना। इधर देखो, इधर देखो, ये सर्कल है, ये पॉइंट आपका Q है, ये पॉइंट आपका C है, और इसके थोड़ा सा बाहर ये पॉइंट आपका B है। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर। अगर आप इस सर्कल को नोटिस करो तो सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, B। तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो C से पास हो रहा है, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो Q से पास हो रहा है। भैया थ्योरम कुछ ऐसी है ना कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और दोनों ही टेंजेंट कुछ बात ऐसी है कि वो आपस में इक्वल होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट को हम ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में इक्वल। जैसे मैंने कोई एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर x ले लिया, ठीक है। अब मैंने इस x पॉइंट से सर्कल को टच होने वाली लाइन, यानी एक टेंजेंट ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये किस पर कट करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, y पे। मैंने सर्कल x से एक पॉइंट ये लाइन ड्रॉ करी, ये कहाँ पे टच करके जा रही है सर्कल को, z से। यानी एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी, एक्स जेड के। बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाहता हूँ। यानी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल की तरफ, तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, वो आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, इसका मतलब बी क्यू इक्वल होगा बी सी के। रीजन क्या जाएगा, रीजन क्या जाएगा,
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो भैया ये इक्वल होते हैं। ये सब थ्योरम का यूज है, ये बीच बीच में आता रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अरे यार ये तो बात बन गई। क्या बात बन गई? तीन साइड इक्वल है ना, यानी साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंट करके मिला क्या? हमको तो 90 डिग्री दिखाना है भैया, यही तो बात है। ध्यान से देखो बात को, बहुत ध्यान से देखो। ये देखो पूरा डायग्राम मैंने क्लियर कर दिया, अब देखना ध्यान से। जब आपने ये लाइन को ड्रॉ किया था, आपको एक एंगल ये नहीं दिख रहा है BCO में, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ। आपको ये नहीं एंगल दिख रहा है, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल 1 सर एंगल 2 के इक्वल होगा बाय CPCT, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ सिमिलरली ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाले जो ट्रायंगल है भाई, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? देखो OP और OC, भैया OP और OC क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो इक्वल। दूसरी बात, A पॉइंट से एक टेंजेंट C की तरफ आ रहा है, इसी A पॉइंट से एक टेंजेंट P की तरफ आ रहा है, यानी AC किसके इक्वल होगा? AP। दो बात। और बेटा जी ये तो आप बोल दोगे सर ये तो हमें भी पता है AO कॉमन है, यानी ट्रिपल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो फिर अगर ट्रिपल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप बोलोगे ना सर इसका एंगल मान लेते हैं ये 3 है, इसका एंगल मान लेते हैं ये 4 है, तो 3 किसके इक्वल होगा? 4 के। यानी लिखेंगे कैसे कि ट्रायंगल ACO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल APO के। क्राइटेरिया क्या है? SSS, जिससे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या है? CPCT। भैया इक्वेशन 2 मान लेंगे। लेकिन इससे सर मिल क्या रहा है, अभी भी नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई अब तो समझ आ जाना चाहिए। ये जो लाइन है, बोलो सर स्ट्रेट लाइन है। बोलो हाँ। अरे भाई POQ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे चारों एंगल हो, पांचों एंगल हो, 10 एंगल हो, सबका सम कितना होता है? बहुत सुंदर अति सुंदर 180 होता है ना। तो अब अगर 180 होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे भाई लिख सकता हूँ ना। यानी मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ, एंगल 1 को 1 लिख दूँ और एंगल 2 को भी 1 लिख दूँ। अरे हाँ, क्योंकि भाई एंगल 2 1 के इक्वल है, बिल्कुल। एंगल 3 को एंगल 3 लिखूँ, 4 को भी 3 लिख लूँ, हाँ, क्योंकि 4 3 के इक्वल है। लेकिन इससे मिल क्या रहा है? इससे बहुत कुछ मिल रहा है। 2 टाइम्स एंगल 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3 हो जाएगा, इक्वल में 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 कि होल कॉमन में 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे भाई अब तो काम बन गया। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, यानी 90 डिग्री। और भाई एंगल 1 और 3 अगर मैं पूरा इरेज कर दूं, तो अगर आप नोटिस करो ये 3 था, ये 1 था, और 1 और 3 मिलकर पूरा कौन सा एंगल बना रहे हैं? दिख गया भाई, दिख गया पूरा कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल AOB। और तो बस हो गया ना भाई, अब क्या दिक्कत है? यानी एंगल AOB आपका 90 डिग्री प्रूफ हो गया। खत्म बात भाई। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लो। और अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए भाई, चलिए बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को देखना। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्रूव दैट वाला है, एक क्वेश्चन ये प्रूव दैट। ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि करते कैसे। चलो भाई, आपको बोला है बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, यानी जो एंगल है 2 टेंजेंट के बीच का, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। इधर देखो भाई, ये कोई सर्कल है, ये कैसा बन रहा है? मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, सुंदर सा मुंदर सा, ठीक है। अब
ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी मान लेते हैं, ठीक। अरे भाई ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, ठीक। अरे भाई टेढ़ा क्यों हो गया, कुछ ऐसे, ठीक है। और दूसरी एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, ठीक। इसको टेढ़ा कर देते हैं भाई, पहले सीधा कर देते हैं थोड़ा। अरे भाई सीधा हो जा, कैसे होगा। देखो थोड़ा सा ना जुगाड़ लगाते हैं ये वाला, ठीक। अब देखो यानी यही बोला है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यानी भाई दो टेंजेंट कहाँ हैं यहाँ पे कोई दो टेंजेंट कहाँ है, ये मैंने माना कि कोई पॉइंट ए था, इस ए एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक पी पॉइंट पे टच कर रहा है, एक क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या है ए, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल को सबटेंड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। भाई ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को किस कॉन्टेक्ट करके जा रहा है, किस पॉइंट पे टच करके जा रहा है, ये और ये, यानी ये कहना चाहते हैं अगर ये सर्कल का सेंटर है ओ, तो पी से लेके ओ को टच कुछ ऐसे हो जाएगा, ओ से लेकर क्यू तक कुछ ऐसा टच हो जाएगा। यानी जब हम दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल कुछ ये आ रहा है, ये वाला एंगल, और जो एक्सटर्नल पॉइंट का एंगल है, ये बोलना चाहते हैं इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री है। कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है, बस थ्योरम याद रखना है आपको। एक थ्योरम याद रखनी है, अगर कोई सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और सर्कल के सेंटर से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो रूल ये कहता है, थ्योरम ये कहती है कि ये जो रेडियस है ना, ये टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाएगी। क्या कि अगर एक टेंजेंट है और सेंटर से उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पूरा एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये जो पूरा एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। भाई आप अगर थोड़ा नोटिस करो, मैं लिख सकता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू। भाई ए पी ओ क्यू चार साइड से मिलके बन रहा है ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू का सम बेटा कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। अच्छा, आपको ए और पी और ओ और क्यू के बारे में कुछ पता है? हाँ सर पता है, पी की वैल्यू 90 है, ओ का पता नहीं, क्यू की वैल्यू 90 है। भाई 90 कितना हो जाएगा, 180, और 180 को उधर माइनस कर देंगे, यानी एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ 360 माइनस 180, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल ओ को जोड़ने पर कितना आ रहा है, यही तो आपको बोल रहे थे कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से जो पॉइंट ओ पर जो एंगल बन रहा है, दोनों का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए। यानी सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है 180। प्रूफ हो गया, बस काम खत्म। यानी इसमें ध्यान क्या रखना था कि किसी भी टेंजेंट पर जब सर्कल के सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री पर गिरता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको थोड़ा पहले हटा लें, खटाखट। देखिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं। बोला है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। देखो बेटा, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है घेर लेना। ठीक है,
सर्कल को कुछ इस तरीके से घेर रहा है पैरेललोग्राम कि वो रोम्बस बन जाएगा। मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से। जैसे सपोज 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 कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यानी एक टेंजेंट। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया। यानी 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 इधर देखना, यानी आप अब देखो ये थोड़ा शेप तो अजीब सा बन रहा है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, ये सर्कल के बाहर जो ये शेप बन रहा है ना, आपको प्रूफ करना है ये रोम्बस है। ठीक, आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। और ये जो शेप बन रहा है वैसे दिखने में तो अजीब है, लेकिन ध्यान रखना ये शेप अभी क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। और आपको पैरेललोग्राम बताना क्या है कि क्या हो जाएगा, रोम्बस। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए अगर रोम्बस होना है तो इसका मतलब क्या है कि ऑल साइड्स, भाई 4 साइड से ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है और कुछ नहीं। चलो ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट मान लेता हूँ, ये सी डी ई एफ जी एच। अरे भाई इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसी पे तो टच होके जा रहा है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन पे ध्यान देना है, इन्हीं का तो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, सबसे पहले थ्योरम लग गई भाई, हो गया प्रूफ शुरू। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट ए पे नोटिस करो बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए एच इज इक्वल्स टू ए बी? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन एच पे जा रही है, उसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन बी पर जा रही है, यानी ए एच किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। दूसरी चीज ऐसे ही देखना, मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूं सी डी इक्वल हो जाएगा सी बी के। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ई डी इक्वल हो जाएगा ई एफ के, है ना, क्योंकि देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ गया और यहाँ गया। अच्छा, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो जी एफ है या जो जी एच है वो जी एफ के इक्वल हो जाएगा? बोलोगे हाँ, और सबका रीजन क्या जाएगा कि क्या जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ना ट्विस्ट है इधर, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर मैं चारों चीज को ऐड कर दूं यानी एडिंग, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो आप बहुत ध्यान से देखना भाई, ए एच और जी एच मिलकर क्या बना रहे हैं, देखो चेक कर लो, ए एच और जी एच मिलकर क्या बना रहे हैं, ए जी। सी डी और ई डी मिलके मेरे भाई क्या बना रहे हैं, सी डी और ई डी मिलके क्या बना रहे हैं, प्लस सी ई। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड, यानी ए एच और जी एच को ऐड किया तो ए जी, सी डी और ई डी को ऐड किया तो क्या आ गया आपका, सी डी और ई डी को ऐड किया तो सी ई। चलो वैसे ए बी और सी बी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी, और ई एफ और जी एफ को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई जी। क्या इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर समझ आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अब देखो थोड़ा, लेकिन अब एक चीज मेरे को नहीं समझ आ रही है यार ए जी प्लस सी ई, ए सी प्लस ई जी। अब आपसे गलती कहाँ होगी वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप मेरे टेंजेंट वाले पे नोटिस करो, मैंने बहुत पैटर्न में लिखा है, इस तरीके से इतना बढ़िया लिखा। आप कैसे सोचोगे यही लिखना है? देखो ए एच के इक्वल किसके, ए बी के, तो मुझे पता था यार ए बी में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, बी सी, इसीलिए मैंने ए बी के नीचे किसको लिखा, बी सी। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर मुझे पता है अगर मैं सी डी ले रहा हूँ तो सी डी के साथ मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा, ई डी। इसीलिए देखो एक इक्वेशन सी डी लिखे तो उसी के नीचे वाले में ई डी, क्योंकि एल एच एस से ऐड होता है, आर एच एस से होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। अच्छा आगे चलते हैं। आपको पता है भाई ये पैरेललोग्राम दे रखा है। अगर ये बेटा पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है,
ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है AG दिख रहा है, ये किसके इक्वल होगा, CE के, क्योंकि भाई अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AG CE किसके इक्वल होगा, AG के, तो CE की जगह मैंने AG लिख दिया। अच्छा, और AC किसके इक्वल होगा, AC किसके इक्वल होगा, AC किसके इक्वल होगा, GE के, यानी मैं AC की जगह AC लिख रहा हूँ और GE की जगह भी AC लिख दे रहा हूँ। रीज़न क्या जाएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अरे भाई सो तो नहीं गए वीडियो देखते देखते, समझ आ रहा है। चलो भाई 2AG इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC। अरे भाई अब तो मजे ही मजे हैं, काटो बैठ के। AG किसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे ना चीज़ को समझाना है आपको, ये चीज़ समझानी है। AG आ गया बेटा, ये जो AG है, ये जो AG है, ये जो AG है, ये आपका इक्वल आ गया AC के। यानी यहाँ पे अब बात क्या है, बात ये है कि भाई अपोजिट साइड तो इक्वल भी है, इक्वल ही है, तो भाई पैरेललोग्राम है तो वो तो बात ठीक ही थी। अब एडजेसेंट भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब कहते हैं कि चारों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल। यानी मैं इसको इक्वेशन डाल सकता हूं, इसको डाल सकता हूं 1, और मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट वी कंक्लूड दैट AB, नहीं AB नहीं है ना, ACEG is a parallelogram, hence it is said to be a rhombus। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि अगर अपोजिट साइड इक्वल है और एडजेसेंट मतलब बगल बगल भी इक्वल है, इसका मतलब चारों ही इक्वल है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भैया, प्रूफ करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात, इसको फटाफट नोट कर लेना। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा 2-4 उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। भाई देखो इधर देखो ध्यान से। आपको बोला है POQ, इधर देखो, इधर मैं हाथ चला रहा हूँ, POQ 110 है, यानी ये वाला जो है ना, ये वाला, ये 110 है। आपको भैया PTQ पता करना है। अरे यार ये तो अभी थ्योरम प्रूफ की ना, आपने पुरानी थ्योरम क्या प्रूफ की कि ये वाला जो एंगल है, एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनता है और अंदर जो एंगल बनते हैं, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ध्यान रखना, ये थ्योरम याद रखनी है आपको, ये थ्योरम आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये पॉइंट T था, ये आपका P है, ये आपका Q है, और इस सेंटर से ये वाला पॉइंट आपका O है। यहाँ पे 110 बन रहा है, यहाँ वाला एंगल आपको पता करना है। अभी हमने प्रूफ किया ना कि इसका और इसका सम कितना होगा, 180। यानी हमको पता है, हम लिख देंगे वी नो एंगल P, सॉरी एंगल O प्लस एंगल T का सम 180 होता है, क्योंकि इन दोनों सप्लीमेंट्री हैं। एंगल O 110 है प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180। तो मेरे भाई अब क्या ही करूँ, T की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई ना, 70 आ गई, यानी डी ऑप्शन अपना सही था। चलिए अगले स्लाइड। अब देखिए 2 क्वेश्चन इसमें है। बोला है इफ द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो चलो फटाफट से सबसे पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक ही सेंटर है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेंटर है, ठीक है। अब इसी सेंटर पर मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया और इसी सेम सेंटर से मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अरे भाई दिख रहा है ये लाइन, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर। यानी कॉर्ड का मतलब ये होता है, कॉर्ड का मतलब होता है जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के दोनों एंड को एक लाइन जो टच करती है ना, उसे कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से मुझे बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड बनानी है जो कि छोटे वाले के लिए एक टेंजेंट हो। आप थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो बड़े वाले के लिए कॉर्ड क्यों है, क्योंकि बड़े वाले को दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है तो कॉर्ड है। छोटे वाले के लिए टेंजेंट क्यों है, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट पे टच होके जा रहा है, सर्कल के अंदर नहीं एंटर करना चाहिए।
तो ये टेंजेंट है, ऐसा बोला है। अच्छा, रेडियाई आपको दे रखा है ना 6 और 10, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करना है। अगर मैं बोलूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। भाई छोटे वाले का छोटा रेडियाई होगा ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े वाले सर्कल का रेडियाई हो जाएगा। भाई चेक कर लो, सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाली लाइन रेडियस होती है ना, तो ये वाली साइड कितनी हो गई 10। भाई ये 90 डिग्री तो बनाता ही है। अरे सेंटर से परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ होता है टेंजेंट पर, यानी पाइथागोरस थ्योरम लग गई, और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक, तो ये 8 आ गया। आपको लेकिन पता क्या करना है, आपको तो कॉर्ड की लेंथ पता करनी है ना। कॉर्ड कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा आपका कॉर्ड है। तो अगर इतना 8 है तो इसका डबल ये भी है, यानी ये भी 8 होगा। अरे भाई यहाँ पे भी तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे भी तो ऐसे ही बनेगा। ये 10 हो जाएगा, ये वाली लाइन 6 हो जाएगी, तो ये आपका 8 और 8 और 8 16 भैया, यानी पूरा कॉर्ड कितना है 16 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए, अगले पे ध्यान लगाइए, अगले पे ध्यान लगाइए। देखिए क्या बोला है कि भैया लेंथ पी भी पता करो। देखो 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 देखो, ये पता करना है। तो बस वही है ना, ये तो भाई 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 5 है, ये 3 है, तो इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तो उसके हिसाब से ए पी आपका कितना आ जाएगा 4, और जितना ए पी होगा उतना ही पी भी होगा 4। एकदम हूबहू ना, जैसे इसमें 8 था तो वो भी 8 था, यानी ये 4 डी ऑप्शन अपना सही है। चलिए भाई अगले स्लाइड पे चलते हैं, आसान आसान क्वेश्चन थे ये तो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, आपको बोला है कि एक ए बी साइड है 5 सेंटीमीटर और ट्रायंगल ए पी क्यू का भैया पेरीमीटर पता करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई अगर देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बेटा आपको पता करना है, तो इसका मतलब क्या है, ए पी क्यू की जितनी भी साइड है यानी ए पी प्लस ए क्यू प्लस पी क्यू, तीनों का सम निकाल लेंगे तो ट्रायंगल का हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आपको ए पी पता है? नहीं सर। क्या आपको ए क्यू पता है? नहीं सर। क्या आपको पी क्यू पता है? नहीं सर, कुछ नहीं पता है। अच्छा मुझे एक चीज़ लेकिन पता है, मैं ए पी को तो ए पी लिख सकता हूँ, ए क्यू को तो ए क्यू ही लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पी क्यू को ना पी एक्स प्लस एक्स क्यू लिख सकता हूँ। क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? भाई लिख तो सकता हूँ, हाँ रीज़न क्या है वो बात बताता हूँ, लेकिन लिख सकता हूँ। अच्छा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी एक्स प्लस ए क्यू प्लस एक्स क्यू? कुछ नहीं किया, इसको ना थोड़ा इसके बगल में ले गए, इसको इसके बगल में ले गए। क्या ऐसा नहीं है, बस शिफ्टिंग की है थोड़ी सी? अच्छा हाँ सर ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत बड़ा है भाई। आपको पी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, और एक्स क्यू की जगह मैं आपका लिख सकता हूँ क्यू सी। क्या अब नहीं आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, देख लो ध्यान से। अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट पी पे बिंदु सा बनाऊं, भाई पॉइंट पी सर्कल के बाहर का, अरे बहुत सुंदर एक्सटर्नल पॉइंट है। इसी एक्सटर्नल पॉइंट से बी पर एक टेंजेंट आया, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक्स पर आया, तो रीजन क्या जाएगा? इस सर पी एक्स किसके इक्वल है? पी बी के इक्वल है। एंड क्यू अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्स से एक टेंजेंट आया, सी पर एक टेंजेंट आया, यानी क्यू एक्स किसके इक्वल है? क्यू सी के इक्वल है। क्या बात समझ आ रही है ना? इस तरीके से लिखा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा था। क्या ए पी प्लस पी बी कितना हो जाएगा? ए बी। मेरा लॉजिक यही था कि जिसकी साइड दे रखी वो बनाऊँ ना, नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। ए क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगा ए सी। अगर आप मेरी बात को सहमत हो तो ये देखो, ए पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, और इसी ए पॉइंट से सी पॉइंट पे तो बहुत समझदार हो भाई, यानी ए बी भी ए सी के इक्वल हो, तो ए बी प्लस ए सी को ए बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल होगा। रीज़न क्या है? सर की एक्सटर्नल पॉइंट सेम है, टेंजेंट तो इक्वल होंगे, यानी भैया 5 और 5 को जोड़ देंगे तो अपना आंसर 10, यानी 10 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया। काम खत्म, पैसा हजम। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी और दिमागदार। भैया इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम गलतियां होती हैं, टफ आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक
क्योंकि हम तो पेपर बनाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा कंफर्म। क्या है बात इसमें, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान से यार, इस वाले क्वेश्चन में ना एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है, वो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से बनना। इस पॉइंट ओ से ना, इस पॉइंट ओ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो ज्वाइन करेगा ए को। इस पॉइंट ओ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो ज्वाइन करेगा बी को, और इसी पॉइंट ओ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो पॉइंट करेगा सी को। सबसे पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन में है, सबसे पहला स्टेप, अगर मुझे ए बी पता है 6 है, बी सी पता है, नहीं अच्छा ए बी कितना है 8 है ना, ए बी 8 है, ए बी 8 है, तो ए बी 8 है, बी सी 6 है, ठीक। अब देखो, क्या मैं ए सी पता कर सकता हूँ? अरे भाई कर सकता हूँ कि नहीं, पाइथागोरस लगा दूँ, है ना, पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना। यानी ए सी हाइपोटेन्यूस है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, तो ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ रूट आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए सी 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब ध्यान से, ए सी अगर बेटा 10 आ गया तो इससे मैं करना क्या चाहता हूँ, बहुत ध्यान से बात को देखिएगा। देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। यानी ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो पूरा पूरा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या इतनी बात आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है। अच्छा, अब एक और चीज़, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखना यार, ओ आर टेंजेंट पे गिर रहा है, यानी कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया को क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा चलो मैं डायरेक्ट अब करूँगा, ठीक है, मतलब आप ध्यान रखना कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहा हूँ। अगर आप ट्रायंगल ए ओ बी को नोटिस करो, देखो भाई ए ओ बी देख लो, देख लो देख लो देख लो, परपेंडिकुलर कौन है, ओपी, क्योंकि ओपी 90 डिग्री पे गिरेगा ना। हाँ, तो ओपी जिस पे गिरता है वही बेस हो जाता है, यानी जो परपेंडिकुलर जिस पे गिरता है वही बेस है। तो परपेंडिकुलर किस पे गिर रहा है, ट्रायंगल में ए बी पे गिर रहा है, ए बी पे गिर रहा है, तो बेस आपका क्या हो गया, ए बी। वेरी गुड, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओपी, ठीक है। चलो हाफ इंटू, अब ट्रायंगल एओसी में बेस इंटू हाइट लगाते हैं, तो एओसी में बेस क्या हो जाएगा बेटा, एसी इंटू, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ आर। वेरी गुड, प्लस हाफ बीओसी में बेस क्या हो जाएगा, बीसी इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ क्यू, ठीक है। इक्वल में ट्रायंगल एबीसी में बेस क्या हो जाएगा, देखो ना, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर तो एबी है, और एबी गिर किस पे रहा है, बीसी पर, यानी हाफ इंटू ए बी इंटू हाफ इंटू, अरे रे 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 कहाँ चला गया, देखो इंटू ए सी, नहीं बी सी बी सी बी सी बी सी सॉरी बी सी। अच्छा, अब बहुत ध्यान से अब देखते हैं भाई, ए बी की लेंथ पता है, हाँ, ओ पी की लेंथ पता है, सर वही तो निकालना है, आप तो सही जा रहे हो, ओ पी रेडियस है, ओ आर 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 देखा रेडियस है, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू देखा रेडियस। अरे सर वजह आ गया, हाफ कॉमन निकाल लें, हाफ कॉमन निकाल लें इंटू रेडियस कॉमन निकाल लें। अरे भाई आया कि नहीं आया, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ हाफ इंटू 8 इंटू ओ पी को आर लिख सकता हूँ, प्लस हाफ इंटू ए सी को कितना निकाला भाई, ए सी 10 है ना, इंटू आर लिख सकता हूँ क्योंकि ओ आर क्या है, रेडियस ही तो है, प्लस हाफ इंटू बी सी को क्या लिख सकता हूँ भाई, बी सी कितना है 6 इंटू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, भाई बेस ए बी कितना है आपका 8 और बी सी कितना है 6, ऐसा लिख सकते हैं ना। हाफ आर कॉमन है, हाफ आर कॉमन है, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, हाफ आर कॉमन है, तो इधर क्या बचा, इस घर में क्या बचा, जब हाफ आर निकाल लिया तो 8, इस घर में क्या बचा प्लस का 10, और इस घर में क्या बचा भैया 6, और यहाँ क्या बचा हाफ इंटू 8 इंटू 6। अरे भाई हाफ से हाफ तो कट जाएगा, चलो
आर ब्रैकेट में 8 + 6 कितना होता है, सॉरी 8 + 10 18 और उसमें 24, तो यहाँ 24 आ गया। यहाँ क्या होगा 8 × 6 कितना होता है भाई 48। अरे तो भाई आर की वैल्यू अब तो बता ही दो, 2 आ गई कि नहीं आ गई भाई, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, यानी रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर। यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको पहले इस टाइप से कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करना है। देन ओ आर जो होगा मतलब ओपी जो है परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, ओ आर जो है परपेंडिकुलर होगा ए सी पे। इस तरीके से अप्रोच लगा के पूरे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने। चलिए अगली स्लाइड पे आ जाओ भाई, आ जाओ 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 आ जाओ। देखो अब थोड़ा सा हम क्विकली करेंगे क्योंकि हम अब वो क्वेश्चन पे आएंगे जो हमने पुराने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ लिए। देखो आपको बोला है बेटा कि एडी की लेंथ आप फाइंड करिए, है ना, एडी की लेंथ फाइंड करिए, एडी की लेंथ फाइंड करिए। अगर एडी की लेंथ फाइंड करनी है तो भाई कुछ तो पता होना चाहिए। एडी आपको पता करना है, आपको ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है। अरे यार ये तो पता है, ये तो पता है, ये तो पता है। ए बी आपको अच्छा नहीं, मतलब हमको सबको डिफरेंट दे रखा है ना। चलिए ट्राई मारते हैं भाई, ट्राई मारने के अलावा अपने हाथ में कोई चारा नहीं है। हमको तो इतना पता है, हमको इतना ज्ञान होता है, हमको इतना ज्ञान होता है कि ए पी ए एस के बराबर होगा। अरे बोलो हाँ भाई, बोलो भाई हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, सेम एक्सटर्नल पॉइंट लिख सकता हूँ। अच्छा अब मैंने जो आपको पुराने में टोका था यहाँ भाई ए पी लिख रहा हूँ ना, तो ए पी के साथ मुझे क्या चाहिए, बी पी चाहिए होगा, ऐड करना है। यानी बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के। क्या नहीं आया, आया। अच्छा अब देखो ए एस है, ए एस पे नो, देखो ए एस अगर ए एस है तो मुझे डी एस चाहिए उसके साथ डी एस चाहिए ना, तो मैं लिख सकता हूँ डी आर इक्वल होगा डी एस के, तभी तो मैं ए एस और डी एस को ऐड करूंगा ना बेटा। यानी अगर यहाँ डी आर लिख दिया तो डी आर के साथ क्या चाहिए, सी आर, तो सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, सी क्यू के। इस तरीके से आपको बनाना है और पैटर्न सेम करना है। रीजन सबका वही है ना, सबको चारों इक्वेशन को, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों को आप ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो। तो जैसे ही देखो ए पी और बी पी को जोड़ोगे तो आपका ए बी बनेगा, डी आर और सी आर को जोड़ोगे तो भाई मेरे सी डी बनेगा। और अब आर एच एस में ए एस और डी एस, ए एस टी एस दिख रहा है, ए एस टी एस को जोड़ोगे तो ए डी बनेगा, और बी क्यू सी क्यू को जोड़ोगे तो भैया बी सी बनेगा। अरे यार अब तो हो गया भाई। ए डी आपको पता करना है, सी डी आपको पता है ना, सी डी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 4, ए बी आपको दे रखा है 6, ए डी आपको पता करना है, बी सी बेटा जी 7 दे रखा है, तो 6 4 10 होता है, माइनस का 7 हो जाएगा, तो ए डी की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 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 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जीवन में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपको बोला है ये जो डी एस है ना, ये जो डी एस है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए डी आपको 23 दे रखा है, और ए बी आपको 29। भैया पता है अप्रोच ना डी एस से लगेगी, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा बताऊंगा, मेरी बात को थोड़ा कैच करने की कोशिश करना। यार डी एस क्या डी आर के इक्वल होगा, बोलो यस सर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, डी है ना। आ रही है बात, एक्सटर्नल पॉइंट डी दिख रहा है, डी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है ना वो, तो डी एस किसके इक्वल होगा, डी आर के, ठीक है। अगर डी एस 5 है तो डी आर भी कितना हो जाएगा, 5, बोलो बिल्कुल। तो बेटा बहुत ध्यान से आराम से बढ़ा रहा हूँ। ए डी आपका कितना पूरा है, ए डी कितना है पूरा, ए डी आपका दे रखो 23 दे रखा है ना, तो अगर ए डी आपका 23 है, उसमें से डी आर को माइनस कर दूंगा तो आपका क्या ए आर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी ए डी अगर आपका 23 है, ए डी 23 है, डी आर आपका बेटा 5 है, तो ए आर आपका कितना आ जाएगा 18। अच्छा अगर ए आर 18 है तो ए क्यू भी कितना होगा 18, ये भी बात समझ आ गई, क्योंकि सर सेम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी ये भी 18 होगा। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, जहाँ तक टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट टच करता है ना, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहीं तक इक्वल होता है, तो ए आर किसके इक्वल होगा, ए क्यू के, और ए क्यू भी फिर 18 आ गया। अगर ए क्यू 18 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बी माइनस ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू। मैं क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का कारण आपको समझना है। मैं इधर आना चाहता हूँ बी क्यू और बी पी के पास, ताकि मैं रेडियस पता कर सकूँ। क्यों, क्योंकि यार ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट पे गिर रहा है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। पहली बात,
बी क्यू और बी पी एक्सटर्नल पॉइंट पे आ रहे हैं ना, तो ये इक्वल है, ये दोनों रेडियस इक्वल है। इसका मतलब बी क्यू ओ पी, बी क्यू ओ पी एक राइट एंगल एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो जितना बी क्यू होगा उतना ही क्या होगा, ओ क्यू हो जाएगा और काम बन जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पे देखो ए बी माइनस ए क्यू करें तो ए बी आपका कितना दे रखा है 29, ए क्यू बेटा आपको दे रखा है 18, तो आपका बी क्यू कितना आ गया 9 नहीं 11 यानी बी क्यू की वैल्यू अगर 11 है तो बी क्यू ना ये पूरा एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ओ क्यू भी कितना होगा 11, बी पी भी कितना होगा 11 और ओ पी भी कितना होगा 11, यानी 11 होगा। और इसका मतलब रेडियस आपका कितना आ गया 11 आ गया। काम खत्म, पैसा हजम। यानी आपको ना एक चीज़ गिवन थी, उससे आपको कट करके स्क्वायर तक पहुंचना था। ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन में, तो इसको नोट कर लेना और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये वाला देखिए, ये भी बहुत आसान सा है भैया। सर आप बोलते हो सब तो आसान ही है, फिर टफ हो जाता है। देखो भाई देखो ये पॉइंट पी एक्सटर्नल है, तो अच्छा बताओ एल इक्वल होगा क्या पी एल? नहीं, क्योंकि सर टेंजेंट वाला इक्वल होता है ना, टेंजेंट तो यहाँ टच कर रहा है, यानी जो पी ए है वो सर पी बी के इक्वल होगा। बोलो सर जी हाँ, पी ए किसके इक्वल हो गया, पी बी के। ठीक, अच्छा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ए को पी एल प्लस एल ए? बोलो सर लिख तो सकते हो, तोड़ी के तो लिख रहे हो और कुछ कर थोड़ी रहे हो। इसको मैं पी एन प्लस एन बी भी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर तोड़ के ही दिया है, उसी को प्रूव करना है। अच्छा एल ए को मैं क्या सर ऐसा लिख सकता हूँ, एल ए को एल एम लिख सकता हूँ, और पी एन को तो पी एन ही, एन बी को एन एम लिख सकता हूँ। हाँ क्यों भाई, क्योंकि ये जो पॉइंट है एल, ये जो एल पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एल एम एल ए के इक्वल होगा, और एन इसका एक्सटर्नल पॉइंट है तो एन एम एन बी के इक्वल होगा। बस इसीलिए एल ए किसके इक्वल है, एल एम के, और एन बी किसके इक्वल है, एन एम के। तो हमने बताया, दिखा दिया, और भैया 3 लाइन में ये तो प्रूफ होके तैयार हो गया, प्रूफ होके तैयार हो गया। यानी कॉन्सेप्ट क्या था, बड़ी वाली साइड लिया, उसको ब्रेक किया, इंटरचेंज करके सॉल्व कर लिया। चलो भाई अगली स्लाइड पे आ जाइए, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ना आपको लग तो रहा है पुराने वाले की तरह, लेकिन इससे आसान तरीके से हो जाएगा। क्योंकि मैं पुराना वाला इसलिए नहीं लगाऊंगा अप्रोच, क्योंकि यार मुझे ना ए बी दे नहीं रखा, मुझे ना ए सी दे नहीं रखा, और मुझसे ए एफ पूछ रहे हैं। अजीब सा चीज़ है, पूरा अजीब सा चीज़ है। ठीक है, पूरा अजीब सा है। ये क्या आगे देखो, अब मैं करूँगा क्या, उस पर थोड़ा नोटिस करना यार। अगर सी डी 7 है तो क्या सी एफ 7 होगा? बोलो सर हाँ, अरे बोल दो हाँ भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया ना। अगर बी डी 30 है तो बी भी कितना होगा 30? बोलो हाँ, इतनी बात समझ आ गई। तो सर अगर ए एफ एक्स है ना तो ए ई भी क्या होगा एक्स? बोलो हाँ बिल्कुल। तो ए सी जो पूरी साइड है वो कितनी हो जाएगी 7 प्लस एक्स। ए बी जो साइड है वो हो जाएगी 30 प्लस एक्स, और बी सी जो साइड है वो आपकी हो जाएगी 37। क्या नहीं आया? आया। अच्छा इससे मिल क्या रहा है सर? इससे मिल रहा है कि मुझे पता है ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बस समझ गए ना, पाइथागोरस लगा देते हैं। तो बी सी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या करेंगे भाई, बी सी क्या है 37 का स्क्वायर कितना होता है? अरे भाई ये तो डायरेक्ट कर लो, 37 का है ना, इसको कितना आ जाएगा 1369, यानी 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369 इक्वल ए बी कितना है? ए बी कितना है 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे भाई होल स्क्वायर याद है ना कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भूल जाते हो भाई आप लोग, ये चीज़ ध्यान रखना। स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका, बी सी कहाँ गया? अरे बी सी तो हो गया, अरे मैंने 2 बार बी सी लिख दिया क्या? देखो सॉरी गलती हो जाता है भाई। ये ए बी हो गया तो ए सी आएगा, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या है 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई इधर करेंगे तो ए कौन है 30, ये एक्स, इसको ओपन करेंगे तो 900 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x। अरे भाई सी बी सी को सॉल्व किया है अभी, देखो
अब प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 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 कितना आ जाएगा ये 14x। ठीक, अब देखो 1369। अब क्या करना है, 900 में 49 ऐड कर दो, 60x में 14x ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 74x हो जाएगा प्लस 949 हो जाएगा। और यहाँ तो 1369 है। भाई तू अकेला क्यों बैठा है, उधर ही आना इन लोग के साथ, यानी 2x स्क्वायर प्लस 74x प्लस 949, अरे रे 949 माइनस 1369 इक्वल में 0 हो जाएगा। अरे भाई अब इसको माइनस कर लेते हैं, 9 में से 9 ये तो 0 ही आना है, 6 में से 4 इधर 2 आएगा, 13 में से 9 4 आएगा, यानी 2x स्क्वायर, अरे रे देखो 2x स्क्वायर प्लस 74x, ये 2 है, माइनस का आएगा ना क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है, 480 इज इक्वल्स टू 420 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 कॉमन दिख रहा है आपको, अरे भाई सब 2 की टेबल में आते हैं ना, 2 कॉमन दिख रहा है तो निकाल लो। तो 2 कॉमन निकालोगे तो आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर, भाई 2 कॉमन निकालोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर से कितना आ जाएगा बेटा 37x माइनस 21 और 0 इक्वल में 0। भाई 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड, खत्म। यानी हमारा बन के तैयार क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक बन के तैयार है एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस का 210। अब तो भैया अब तो क्या करना है, अब ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्या करेंगे आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ये आता है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद x की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। x साइड है, साइड नेगेटिव होगी नहीं तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आपकी सही होगी। यानी अप्रोच क्या थी, सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर ये 7 था तो FC भी 7 हो जाएगा, अगर BD 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये x है तो ये x है, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, इस पर। अरे भाई इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो भाई अगर मैं बोलूँ A पॉइंट को एक्सटर्नल मानूँ इस वाले सर्कल के लिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ PA इक्वल्स टू AR हो जाएगा यार? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अगर इस पॉइंट को इस वाले के लिए एक्सटर्नल मानूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ AQ किसके इक्वल हो जाएगा, AS के। लेकिन फिर देखो मैंने चालाकी कर दी, मेरे को दिमाग में रीड कर लिया, वैसे आपको भी दिमाग में रीड करना है। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में मैं इसको 1 मानने वाला हूँ, इसको 2 मानने वाला हूँ, और दोनों को ऐड करने वाला हूँ, यानी एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आ गया ना? PA और AQ को ऐड करेंगे तो PQ बनेगा। अगर मैं यहाँ AS लिख देता और यहाँ AQ लिख देता तो मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम में, तो ये चीज़ ध्यान देनी है इसे। तो AS AR प्लस RS कितना हो जाएगा, AR प्लस AS कितना हो जाएगा RS, जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो बस उसके बाद एडिंग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले में डायग्राम नहीं दे रखा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। बोला है एक ट्रायंगल PQR है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल को घेर रहा है। तो ठीक है, यानी एक सर्कल है ये कुछ इस तरीके से, और इस सर्कल को अच्छा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये कोई सर्कल है। अब एक ट्रायंगल है जो कि इस सर्कल को घेर रहा है, यानी एक ट्रायंगल है इस तरीके से ना। कितना सुंदर ट्रायंगल, देखो भाई, देखो ये PQR कोई ट्रायंगल है, QR। ठीक है भाई, ये टेंजेंट ये कुछ मान लेते हैं। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो कुछ दिया ही हो। रेडियस आपको 8 दे रखा है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस 8 है। जो सेगमेंट QT है, QT तो है ही है नहीं, देखते हैं, NTR इनटू विच QR इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T। अरे भाई नहीं आया, जो सेगमेंट QT और TR है ना, मतलब कुछ नहीं कहना चाहते QR पर एक बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वो T है। तो QT और TR बट गया कि नहीं?
वो लेंथ आपकी क्यूटी की कितनी है 14 और टीआर की कितनी है 16, ये आपको दे रखा है। ट्रायंगल पीक्यूआर का आपको ना एरिया भी दे रखा है। यार एरिया दे रखा है ना, तो एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा भाई। ये तो पुराना एकदम जो मैंने प्रीवियस स्टार्टिंग में कराया था उसके जैसा है। क्या उसके जैसा है, थोड़ा देखो। क्या मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे हाँ सर, ऐसे तो आप कर ही सकते हो, ऐसा तो कर ही सकते हो। ये देखो यार, अच्छा ये बता दो, अगर ये 16 है तो मेरे भाई इसको मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x मान लेता हूँ, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट y मान लेता हूँ, तो ये भी 16 हो जाएगा। अगर ये 14 है तो मेरे भाई ये वाला ये भी 14 हो जाएगा। तो अगर ये x तो मान नहीं सकते ना, चलो छोड़ो। अगर ये वाला a है तो ये भी a हो जाएगा। रे भाई p से लेकर y तक की लेंथ अगर a है तो p से लेकर x तक भी a हो जाएगा। अरे सर मज़ा आ गया, तो बस मज़ा आ गया। तो अब देख लो इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, थोड़ा छोटा लिखते ट्रायंगल पी ओ क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ आर। समझ आ रहा है मैं क्या करने वाला हूँ? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ आर। भाई तीनों ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल पी क्यू आर। अरे भाई हाँ ना बोल। ट्रायंगल पी ओ क्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस क्या है पी ओ क्यू का? अब बता देना भाई ढंग से, पी ओ क्यू का बेस क्या है? पी ओ क्यू का बेस क्या है? ये है ना पी क्यू। तो सर बेस पी क्यू है। हाइट क्या होगी? हाइट तो ये होगी ना, यही तो परपेंडिकुलर यहाँ गिराएगा, और ये तो रेडियस है। अरे भाई बोलना रेडियस। हाँ क्यू ओ आर में देखो आपका बेस क्या है? क्यू आर, और उस पर परपेंडिकुलर क्या है? क्यू टी, सॉरी ओ टी, और ओ टी रेडियस है, यानी हाफ इंटू क्यू आर इंटू रेडियस प्लस, भाई ये रेडियस ही तो है, उसी तरीके से इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा? ये रेडियस आएगा, और पी आर आपका बेस हो जाएगा, यानी हाफ इंटू रेडियस इंटू, अच्छा पहले परपेंडिकुलर लिख दिया, कोई बात नहीं, पी आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू भैया पी क्यू आर बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला देखो, उसमें परपेंडिकुलर क्या है? अच्छा एक सेकंड, इतना क्यों तामझाम लगाना है? पी क्यू आर का तो भाई आपको एरिया दे ही रखा है, कुछ ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको गिवन है। आपको 336 दे रखा है भाई, हमने सीखा था ना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते, हाफ आर को कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा यार पी क्यू की लेंथ कितनी है? दे तो नहीं रखी बिल्कुल भाई, थोड़ा सा दे रखा है, देखो 14 प्लस ए कर सकता हूँ। अच्छा मैं एक स्टेप थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ। देखो हाफ आर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा? पी क्यू। हाफ आर कॉमन निकाला बेटा तो यहाँ क्या बचा? क्यू आर। और हाफ आर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा? पी आर, है ना, इज इक्वल्स टू 336। अच्छा अगर आर आपको पता है, हाँ देखो आर आपको पता है, हाफ इंटू 8 है ना, रेडियस आपको 8। पी क्यू कितना हो जाएगा? चक्रो 14 प्लस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई पी से लेकर क्यू जो है वो 14 और ए से ही तो मिलके बन रहा है। क्यू आर उसी तरीके से 30 हो जाएगा, क्योंकि 14 प्लस 16, और पी आर आपका 16 प्लस ए हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 336 हो जाएगा। ये 2 1 जा 2 4 जा, यानी 4 ब्रैकेट में। अगर आप इसको थोड़ा नोटिस करो, ये 14 है, ये 30 है, ये 16 है, इस सबको ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, प्लस ए और ए ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा, 336। 4 मल्टीप्लाई में पूरे से तो उधर डिवाइड में, यानी 60 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 336 को 4 से डिवाइड करोगे तो भाई कितना आएगा? 84। अब 60 पॉजिटिव में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा? 24। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। लेकिन भैया a नहीं निकालना है, a तो छोटा सा हिस्सा है ना, तो अगर a 12 है और ये वाला 14 है तो a प्लस 14 पी क्यू है, तो पी क्यू कितना आ गया आपका? पी क्यू आपका आ गया 28 नहीं 12 ऐड करेंगे ना तो 26 सेंटीमीटर, और पी आर आपका आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, ऐसे करना है, ध्यान देना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का तगड़ा सा है, ये भी प्रीवियस की तरह है, देख लो एकदम पूरा प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो।
आपको ए बी पता करना है, आपको ए सी पता करना है, और क्या करोगे, इस वाले को ऐसे ज्वाइन करोगे, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे बस, और इस वाले पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करोगे। फिर क्या करेंगे आप, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ सी और बी ओ सी, वही सेम क्वेश्चन ना। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अब अगला लेक्चर भी मैं लाऊंगा, थोड़ा सा और टफ होंगे क्वेश्चंस और ट्रिकी होंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।